स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है राजकोषीय असंतुलन से। ये कैसे खत्म होगा? जहां हम समझे केंद्र के पास पैसा है तो वहीं उसे खर्च करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वह राज्य के पास में है। अब भारत सरकार से अगर हम समझें तो भारत में संघ सरकार और राज्य दोनों के बीच जो फाइनेंशियल रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है वो इम्बैलेंस है, संतुलित नहीं है। कहीं ना कहीं कारण यही है कि राज्य अगर कहीं खर्च करना चाहता है तो वो पूर्ण तरीके से निर्भर है केंद्र सरकार के। तो राज्यों की व्यय करने की क्षमता केंद्र सरकार के हस्तांतरण पर निर्भर होती जा रही है। यही अगर हम 15वें वित्त आयोग की बात करें तो राज्य के पास जो राजस्व व्यय का 61% वहन करना है और यही वो जो कलेक्ट कर पाता है, जो एकत्रित कर पाता है, वो 38% ही है। और यही राजस्व प्राप्त और कलेक्ट करने की जो शक्तियां हैं वह संघ के पास है। यही राज्य की बात रखें तो राज्य के पास डेवलपमेंट की, वेलफेयर की जिम्मेवारियां हैं। और अगर आंकड़ों के अनुसार समझे तो भारतीय राजकोष संघवाद में वर्टिकल फिक्सल इम्बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं कारण ये बन जाता है। अगर अपने संविधान की 7वीं अनुसूची को ध्यान में रखा जाए और इसे समझा जाए तो इसकी वजह से भी फिक्सल गैप क्रिएट होता है, जिसमें राज्यों के पास और केंद्र के बीच शक्तियों के वितरण की बात रखी गई है। कोविड की बात रखें तो कोविड एक महामारी, एक संकट, इसके बाद ऐसी कंडीशंस जो है वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। 16वें वित्त आयोग को समझते हैं तो 16वें वित्त आयोग की भूमिका संघीय संबंधों में वर्टिकल फिक्सल इम्बैलेंस को खत्म करने की होनी चाहिए। राइट, कहीं ना कहीं उपकर और अधिभार भी रिस्पॉन्सिबल है ऐसी कंडीशंस के लिए। क्यों? क्योंकि उपकर की अगर हम बात करते हैं तो सरकार द्वारा किसी खास प्रोजेक्ट में, किसी सेक्टर में, किसी सर्विस के अंदर जो लगाया जाने वाला कर होता है वह कहलाता है। यही अधिभार की बात करें, जो एग्जिस्टिंग कर है, टैक्स है, उस पर एडिशनल और फी लगाना, एडिशनल और कर लगाना। और यही राजस्व को समझे तो राजस्व एकत्रित कौन कर लेता है? केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार पूर्ण तरीके से वसूली जो है वे कर लेती है। इसमें प्राप्त राजस्व का वितरण राज्यों में नहीं होता है, यानी कि राज्य के पास ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है। ये आपको ग्राफ भी यही बता रहा है, जिसके अंदर उपकर और अधिभार बताया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, जो व्हाइट कलर की लाइन जा रही, इवन जो हम बात करें ब्लू वाली, वो क्या है? उपकर और अधिभार जो है वह बन जाता है। यही अगर हम बात करें वित्त आयोग की अपनी, तो वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक तथा अर्ध न्यायिक निकाय है। अब इसका गठन देश के राष्ट्रपति द्वारा करा जाता है। देश के राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का कार्य रहता है कि वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करे। और वित्त आयोग द्वारा की गई जो सिफारिश है वह सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। यही समझे कि पहली बारी वित्त आयोग का गठन करा गया था 1951 के समय पर, यानी कि 1951 पे। और वित्त आयोग के पास सिविल कोड की भी सभी शक्तियां जो है वो शामिल होती है, यानी कि उसके पास सारी की सारी शक्तियां जो है वह रहती है। अब कार्य किस प्रकार होता है? यहाँ पर एलोकेशन का भी और इवैल्यूएशन का दोनों प्रकार का कार्य वित्त आयोग द्वारा ही करा जाता है। यहाँ पर जो राज्य है और केंद्र के मध्य, केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करा जाता है, यानी कि इवैल्यूएशन करा जाता है, केंद्र का भी और राज्य का भी, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस है। इसी के साथ क्या होता है कि राजस्व संसाधनों का भी आवंटन होता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच में इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन और आवंटन जो है, एलोकेशन जो है, बेसिकली वह किया जाता है। अब केंद्र सरकार द्वारा ही भारत की संचित निधि से ही राज्य को जो है वो सहायता करी जाती है, वित्तीय मदद जो है वे करी जाती है। राज्यों के बीच इन संसाधनों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना इसमें जो है वो शामिल रहता है। कहने का मतलब यही है कि जो संचित निधि से राज्यों की सहायता और अनुदान देने वाले सिद्धांतों का ही निर्धारण करना इसमें शामिल होता है। अब एक बार समझ लेते हैं कि वित्त आयोग की संरचना जो है वह किस प्रकार करी गई और किस प्रकार होती है। देखिए, इसकी संरचना के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति हमारे देश के। इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, तो टोटल 5 हो गए। वैसे अध्यक्ष को मिलाकर और अलग 4, 5 बनते हैं।
तो अब अगर हम समझें जो इन दोनों की योग्यताएं हैं, जो विशेष योग्यताओं के अकॉर्डिंग ही ये इसके अंदर इलेक्ट और सिलेक्ट जो है वे हो पाते हैं। अगर अध्यक्ष की बात रखें तो अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। बाकी जो अन्य 4 सदस्य बनते हैं उनके पास पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्टिकुलर ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि एक व्यक्ति को अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो इकोनॉमी जैसा क्षेत्र है उसका एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जब जाके वो वित्त आयोग के सदस्य के रूप में जो है वे नियुक्त होगा। इसी के साथ हम बात करें तो उच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर इस पद के लिए यानी कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए योग्य वह व्यक्ति होना चाहिए। अगर हम समझें तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या फिर उसके पास उस पद के लिए योग्यता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, या फिर उसे एक अच्छे अर्थशास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए। प्रशासन और वित्त मामलों का व्यापक अनुभव यानी कि उसके पास एक काफ़ी अच्छी एक्सपर्टी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वे होना चाहिए। भारत के लिए लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक बार समझ लेते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिश में 3 पहलू कौन कौन से शामिल हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सहायता अनुदान जो है वो शामिल है। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की, तो लंबवत को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें वितरण की, तो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी होती है, इसके अंदर ये शामिल है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन क्षैतिज वितरण में शामिल है। यही एक फॉर्मूले के आधार पर इसको करा जाता है, ऐसे नहीं बोल दिया जाता कि हाँ चलो आवंटन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें एक फॉर्मूले के आधार पर इसे करा जाता है। और सहायता अनुदान की अगर हम बात करें तो क्या होता है, विशिष्ट राज्य व या फिर क्षेत्रों के अतिरिक्त हस्तांतरण जो है वे चीजें होती है। अगर हम पिछले 15वें वित्त आयोग को यहाँ पर समझते हैं तो इसके अध्यक्ष थे नंद किशोर सिंह। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2017 के अंदर नवंबर 2017 के अंदर किया गया था, जो वित्त वर्ष बेसिकली 2020-21 और 25-26 तक के लिए था। इसी के साथ अगर हम बात करें 15वां वित्त आयोग कंप्लीट है। अब 16वें वित्त आयोग को समझ लेते हैं कि 16वें वित्त आयोग का जो गठन है वो 2023 के अंदर किया गया था और जो इसके अध्यक्ष हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम अरविंद पनघड़िया है। ये इसके अध्यक्ष बने। अब आप सभी मुझे बताइएगा कि नीति आयोग किसकी रिप्लेसमेंट पे आया और नीति आयोग का गठन जो है वो कब करा गया था। यह अपनी सिफारिश जो है वो 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध करा सकता है और कराएगा। इसी के साथ अगर हम समझे जो इसकी सिफारिश है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होंगी। तो ये इसका टेन्योर है जो हमारा 16th वित्त आयोग है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, साथ ही नीति आयोग से पूछे जो 2 सवाल हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।